हेलो एवरीवन, योर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। तो बच्चों, आज हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जो कि क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर 3 का है। तो बच्चों, ये इतना इंटरेस्टिंग है और इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट भी बहुत है। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी अकाउंटिंग की जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है और अकाउंटिंग के रूल्स, क्योंकि आप अकाउंट चैप्टर पढ़ रहे हो, मतलब अकाउंट्स की पूरी किताब पढ़ रहे हो, कॉमर्स आपने लिया है, तो इनके बारे में आपको पता होना भी चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए। मैं आपको आज की क्लास में इस चैप्टर को शुरू करवाकर और इसी क्लास में खत्म करवा दूंगा। ये काफी सिंपल है, थोड़ा सा बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, काफी बच्चों को ये समझ भी नहीं आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस थोड़ा लॉजिकली चीजों को सोचना पड़ेगा। अगर इस चैप्टर को समझना है तो अपना दिमाग खोलकर रखना पड़ेगा, लॉजिकली चीजों को सोचना है, समझना है, आपको जरूर समझ आएगा। फिर भी आपको अगर कोई डाउट, दिक्कत होता है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो बिना समय खराब करते हुए आइए चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। अच्छा, इससे पहले एक बात और, मैंने आपको इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है और वहां पर अपने नोट्स अपलोड कर रखे हैं। आप वहां पर उसे ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए चलिए बिना समय ना खराब करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। तो चैप्टर का नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। आपको नाम से ही पता लग रहा है बच्चों, आप अकाउंटिंग की जो भी थ्योरी बेस है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके अलावा अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल सिद्धांत, जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उन सब चीजों के बारे में आप जानने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। चलिए, सबसे पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस, ये तीनों चीजें हम जो जनरली अपनी अकाउंटिंग बनाने के लिए प्रिपेयर करते हैं, जो भी अकाउंटिंग के रूल्स हैं, जो भी अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं और जो भी अकाउंटिंग के एक्सपेरिमेंट हैं, उन सब चीजों को हम यूज करते हैं और इसी नाम से हम जानते हैं इसको गैप। गैप क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये हम ही यूज नहीं कर रहे, ये हर कोई यूज कर रहा है, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो या कोई भी कंपनी पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं की भी हो, वो अकाउंटिंग के स्टेटमेंट को तैयार करने के लिए इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हैं। अच्छा, इसका एक नॉर्मली एग्जांपल देता हूं, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। मान लो आप किसी होटल के अंदर हो और जो भी आपके कस्टमर है वहां खाना खाने आ रहे हैं। अब कोई तो यूज कर रहा है, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, कोई कुछ अलग तरीके से नमक वगैरह उसमें डाल रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है। तो इससे क्या होगा, जो भी डिशेज होंगी उनका टेस्ट सबका अलग अलग निकल कर आएगा और इससे जो कस्टमर होगा ना वो कंफ्यूज हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा भी होटल है जहां पर लोग एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड रेसिपी का यूज करके उस डिशेस को तैयार करते हैं जो भी वहां उनके कस्टमर डिमांड करते हैं। अब उस हिसाब से बनाया गया खाना कस्टमर जो है इंप्रेस होगा। तो इसी तरीके से अकाउंटिंग के अंदर भी ना एक पर्टिकुलर, एक पहले से रेसिपी बनाई गई है, उन्हीं रूल्स को यूज करो। अकाउंटिंग करते टाइम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करो। तो इससे क्या होगा, आप कंपेयर भी कर पाओगे और जो एक्सटर्नल यूजर होंगे, जो इंटरनल यूजर होंगे, उनको भी समझने में आसानी होगी। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी अब ये बात। दूसरा पॉइंट आता है बेसिक रूल्स दैट डिफाइन द पैरामीटर कांस्टेंट विद विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स, गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इन्हें पढ़ने के बाद हमें एक ऐसी गाइडलाइंस मिलेगी, ऐसे ऐसे बेसिक रूल्स मिलेंगे जो हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करते टाइम उनको यूज करेंगे कि हमें फॉर्मेट किस टाइप से रखने हैं, उन फॉर्मेट्स को, मतलब उसके अंदर हमें किस तरीके से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, वो सारी चीजें हम इसके अंदर यूज करते हुए चलेंगे। अच्छा, ICAI ये होता क्या है बच्चों? ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था है जहां से हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मिले हैं, जिन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करे हैं। ये एक रूल बुक होती है जिसे अकाउंटिंग करते टाइम हम यूज करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन्हीं के रूल हम अडॉप्ट करते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते समय। तो चलिए, ये तीनों बातें अगर आपको समझ आ गई तो अब देख लेते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, प्रिंसिपल क्या होते हैं? सिद्धांत होते हैं, रूल्स होते हैं, ऐसे रूल्स जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते टाइम यूज करते हैं, जो रूल्स हम अडॉप्ट करते हैं बाय अकाउंटेंट। अकाउंटेंट के द्वारा, जैसे आप आज अकाउंट्स पढ़ रहे हो और फ्यूचर में आप
अकाउंटेंट बनोगे तो यूनिवर्सली जितने भी हमारे वर्ल्ड में अकाउंटेंट हैं वो इन्हीं रूल्स का इस्तेमाल करके चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा जाता है और पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार किया जाता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर बच्चों मेनली दो चीज़ें आती हैं, एक होते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और दूसरे होते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स तो देखो हमारी होती है अजम्पशन, मैं आपको पहले बता देता हूँ, अभी इसको नेक्स्ट स्लाइड पर हम एक्सप्लेन करेंगे, पहले आप सिंपल समझ लो। अकाउंटिंग जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो होती है हमारी अजम्पशन, जो हम चीजें मानकर चल रहे हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम मानकर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यही बता देता हूं कि आपने आज कोई बिजनेस खोला, तो क्या आपने ये सोचकर खोला कि मैं 10 साल के बाद इस बिजनेस को बंद कर दूंगा? जब भी कोई व्यक्ति बिजनेस खोलता है तो वो हमेशा ध्यान में ये रखता है कि मेरा बिजनेस ये लंबे समय तक चलता रहेगा, मैं इसे अब कभी बंद नहीं करने वाला, क्योंकि बंद करने की कोई बात होती ही नहीं है। तो ये क्या हो गई? अजम्पशन। तो ये किसके अंदर आता है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर। और जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते हैं बच्चों, ये आते हैं हमें, ये मिले, जो भी मिले हैं हमें एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिसेस की मदद से मिले हैं। जब आप किसी काम को करते हो और उसे बार बार करते हो तो उसके अंदर छोटी छोटी कमियां भी आपको नजर आनी शुरू हो जाती हैं, फिर उन कमियों को सुधारा जाता है, तब आपको एक नया पर्टिकुलर एक रूल मिलता है, एक ऐसी गाइडलाइन मिलती है जिससे आप फ्यूचर में फॉलो करके उस गलती से बच सकते हो। ठीक है, अभी एग्जांपल देंगे और बढ़िया बढ़िया। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर इसके बारे में क्या बोला गया है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सर क्या है? तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, जब भी कोई बिजनेसमैन किसी बिजनेस को ओपन करता है तो जब वो उसने ओपन करा तो उसने ये सोच लिया मेरा ये कभी ना बंद होने वाला बिजनेस है, ये हमेशा चलता रहेगा। वो बात एक अलग है, 2 साल बाद बंद हो जाए ना चले, ठीक है, लेकिन कभी भी कोई एज्यूम नहीं करेगा कि मुझे ये बिजनेस 2 साल बाद बंद करना है इसलिए मैं आज इसे खोल रहा हूं। या इसके अलावा आप कह सकते हो कि एक ऐसी एजम्पशन होती है कि जो बिजनेसमैन है और जो बिजनेस है वो दोनों ही सेपरेट एंटिटी है। ये हर कोई मानकर चलता है, आप ही नहीं, यार कोई मानकर चलता है। जैसे बिजनेस के बारे में बताया ना मैंने, आपने आज खोला और ये सोच लिया कि मैं इसे कभी बंद नहीं करूंगा, तो ये ऐसी अजम्पशन सिर्फ आप ही नहीं सोच रहे, जो भी पूरे वर्ल्ड में बिजनेस ओपन करेगा, जो भी एक नई ऑर्गेनाइजेशन एक फर्म ओपन करेगा, वो कभी भी ये नहीं सोचने का कि मुझे 2 साल बाद या 1 साल बाद बिजनेस बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऐसी अजम्पशन होती है। नेक्स्ट, दे आर जनरली एक्सेप्टेड, इसलिए इसको बोला जाता है ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं, इनको हर कोई मानता है, आप ही नहीं मान रहे, हर कोई मानता है। नेक्स्ट आता है इट इनेबल्स यूजर ऑफ, ये पीएस लिखा हुआ है बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड देम बेटर एंड इन द सेम मैनर। आप जब भी कोई अकाउंटिंग करोगे या आपके बिजनेस की कोई अकाउंटिंग करेगा या आप किसी बिजनेस की अकाउंटिंग करोगे किसी अनदर पर्सन के, तो वहां पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की जाती हैं इन रूल्स की मदद से तैयार करी जाती हैं। अब हर जगह पूरे वर्ल्ड के अंदर इन्हीं रूल्स को इस्तेमाल करके अकाउंटिंग की मदद से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की गई, तो ऑब्वियसली आप इस बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाकर देखो, सारे तरीके सेम मिलेंगे, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। या किसी अनदर पर्सन के बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उठाकर देखो, वहां भी अगर यही रूल फॉलो कर रखे होंगे तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट आसानी से समझ आ जाएगी। तो ये बेटर अंडरस्टैंड हो सकता है हमारे यूजर्स के लिए। अब यूजर्स में कौन कौन आते हैं? आप बैंक से लोन लेने गए, उन्होंने कहा भैया अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर आओ, हम पहले उसे चेक करेंगे फिर उसके बाद आपका लोन अप्रूव करेंगे। तो वहां पर क्या होगा कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो देखकर समझ पाएंगे अच्छे तरीके से और उस हिसाब से आपका जो लोन है उसे वो सैंक्शन कर पाएंगे। क्लियर है मेरा पॉइंट? ठीक है जी। नेक्स्ट आता है बच्चों अकाउंटिंग कन्वेंशन। ये कॉन्सेप्ट गलत लिखा हुआ है, यहां आएगा कन्वेंशन, कन्वेंशन। ठीक है, इसका मतलब वैसे मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है, बाकी फिर भी एक बार देख लेते हैं। दे आर द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। ये ऐसे ही नहीं बने, ये अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि हमने बार बार अकाउंटिंग करी, बार बार रूल्स लगाए, कहीं कुछ कमी पेशी निकली, उनको सही करा, तो ये कन्वेंशंस हमें ऐसे मिले हैं, एक्सपीरियंस से मिले हैं। प्रिंसिपल बीइंग फॉलोड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बार बार हम किसी चीज को, अब मान लो देखो इसका एग्जांपल देता हूं सिंपल, आप और आपके दोस्त अभी कुछ समय बाद जो है, बरसात का मौसम है, पिछले कई साल पहले बरसात के मौसम में पिकनिक मनाने चले गए। अब पिकनिक खराब हो गई, क्यों? क्योंकि बारिश पड़ गई थी। तो क्या आप दोबारा उसी मौसम के अंदर पिकनिक मनाने गए? नहीं गए। आपने फिर क्या करा, अपना समय चेंज कर लिया। तो ये क्या हुआ, आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस मिला कि यार इस मौसम में हमें कहीं भी घूमने नहीं जाना, हम घूम ही नहीं पाते क्योंकि बरसात हो जाती है। तो ये एक आपका एक्सपीरियंस था। तो ये आता है आपके अकाउंटिंग कन्वेंशंस के अंदर, इसी तरीके से अप्लाई करा जाता है कि जो कमी पेशी हमें दिखाई देती है हम उसे फ्यूचर में सुधारने की कोशिश करते हैं। और ये हमेशा जो रूल्स होते हैं ना, ये एग्जैक्ट नहीं रहते।
ये चेंज होते रहते हैं, जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस मिलता रहता है उस हिसाब से हम उन्हें चेंज करते हुए चलते हैं कि फ्यूचर में हमें ये दिक्कत ना फेस करनी पड़े। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ आ गया होगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी और कन्वेंशंस भी। अब देखते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं सर। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स देखो 2-3 है, बहुत ध्यान में रखने, आपको बहुत ध्यान से समझने हैं। पहला है गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ये वो अजम्पशन है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये वो अजम्पशन है जो हर बिजनेसमैन मानता है बिजनेस खोलते समय कि मेरा बिजनेस कभी ना बंद होने वाला बिजनेस है, ये फ्यूचर में बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। ऐसा कोई नहीं सोचता कि आज मैं 20-50 लाख रुपए लगा रहा हूं और ये 2 साल के बाद बंद हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं सोचता। तो ये जो प्रिंसिपल है हमारा, ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये कहता है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन कहती है कि बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों कंसिस्टेंसी अजम्पशन, बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। मान लो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करवाते समय आज ये मान लिया कि अब मुझे आज से ही एसएलएम मेथड फॉलो करना है। अब ये एसएलएम मेथड है क्या, पहले मैं इसका मतलब समझा देता हूं। मान लो आप कोई मशीनरी लेकर आए परचेज करके प्रोडक्शन के लिए, और मशीनरी की कीमत थी 1 लाख रुपए, मशीनरी की कीमत थी 1 लाख रुपए। हुआ ये कि फ्यूचर में जब 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद, आपको पता है देखो हर चीज के ऊपर डेप्रिसिएशन लगना है, तो इसी तरीके से मशीनरी के ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगा और 1 साल के बाद इस मशीनरी की वैल्यू घटकर मान लो 90,000 रह गई। तो आपने वो जो डेप्रिसिएशन इस मशीनरी पर लगा उसे कैलकुलेट करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल करा था, एसएलएम मेथड, जिसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। आप इस मेथड से डेप्थ कैलकुलेट कर रहे हैं। आपका बिजनेस जब तक चलता रहेगा और जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होंगी, आपको सिर्फ यही मेथड फॉलो करना पड़ेगा। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि आप आज एसएलएम मेथड फॉलो कर रहे हैं और अगले साल फिर डब्ल्यूडीवी मेथड पर आ गए, क्योंकि ये मेथड भी हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए ही यूज करा जाता है। समझ गए मेरे बच्चों, मेरी बात बहुत प्यार से समझ आ गई होगी आपको। तो हमें अगर जो मेथड एक बार फॉलो कर रहे हैं, फ्यूचर में भी वही मेथड फॉलो करना है, उसको चेंज नहीं करना होता। तो इसीलिए बोला जाता है यहां पर कंसिस्टेंसी अजम्पशन। हर बिजनेसमैन कंसिस्टेंसी फॉलो करता है जिससे कि उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने में, रीड करने में कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, थर्ड पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है काफी, एक्रूवल अजम्पशन। ये कहता है कि जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है, मान लो आज आपने ट्रांजैक्शन करी है, आज तारीख है, एग्जांपल के तौर पे यहां कुछ दे रखा है, हाँ एक एग्जांपल दे रखा है, 10 फेब को ट्रांजैक्शन हुई 10 लाख रुपए की और उसकी पेमेंट आ रही है आपके पास 10 अप्रैल को। तो ऐसा नहीं है कि आप 10 अप्रैल को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे कि जिस दिन पेमेंट आई है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट अजम्पशन यही कहती है कि जिस दिन आपकी डील हो गई, आपने चीज खरीद दी या बेच दी, जो भी आपने दोनों में से काम करा, अब पैसा जब मर्जी आता रहे, हमें उससे मतलब नहीं है, काम हो गया ना, तो आपको ट्रांजैक्शन उसी दिन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, उसी डेट को रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। यहां पर कैश के सेटलमेंट का कोई भी इंतजार नहीं करा जाएगा। तो ये होता है हमारा अक्रूवल अजम्पशन कॉन्सेप्ट। अच्छा बच्चों, इसके अलावा कुछ अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी होते हैं, 10-11 प्रिंसिपल हैं, बड़े सिंपल हैं। अगर यहां तक आपको सारी चीजें समझ आ गई हैं तो वीडियो को पॉज करके फटाफट से कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि सर हमें यहां तक सारी चीजें समझ आ गई हैं। चलिए इसके बाद अब देखते हैं हमारे जो 10-11 अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में। तो सर पहला प्रिंसिपल कहता है बिजनेस एंटिटी या अकाउंटिंग एंटिटी। बच्चों जब भी चैप्टर शुरू कराया था ना, तभी मैंने आपको ये चीज बता दी थी कि हमारी जो अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी है वो बिजनेसमैन से बिल्कुल अलग होती है। यानी कि बिजनेसमैन अलग है, ऑनर अलग है और बिजनेस अलग है। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ना ही इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। बेशक ऑनर ये है, अब वो कैसे लेना देना नहीं है, देखो अकाउंटिंग जब हम करेंगे तो हमें वहां पर किस बात का ध्यान रखना है कि इस ऑनर ने जो भी इसके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं वो इसके खुद के हैं, वो बिजनेस की किताबों में हम कभी भी नहीं दिखाएंगे इसके पर्सनल एक्सपेंसेस को। तो इसीलिए हम इन दोनों को अलग रखते हैं, ऑनर अलग बिजनेस अलग। तो पहला समझ आ गया होगा, दूसरा देखते हैं। दूसरा है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। सर ये क्या कहता है कि अकाउंटिंग बनाते, मतलब अकाउंटिंग करते टाइम जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम चीजें रिकॉर्ड करेंगे वही रिकॉर्ड होंगी जिनको मनी की टर्म्स में मेजर करा जा सके। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आप 1 लाख रुपए का कोई फर्नीचर खरीद कर लेकर आए। अब ये मनी की टर्म्स में मेजर करा जा सकता है ना कि फर्नीचर आया 1 लाख रुपए का आया, तो उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये कहने लगो कि हमारे बिजनेस में एक राम नाम का व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, बहुत काम करता है, तो क्या आप इसे मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हो?
नहीं कर सकते ना। तो जो चीज हम मनी की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते उसको हम भी रिकॉर्ड यहां पर नहीं करने के। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ये कहता है कि आज आपने बिजनेस खोला और आपने कभी ये नहीं सोचा कि बिजनेस बंद कब होगा, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, जब भी बंद होगा XYZ, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें तो टाइम टू टाइम ये इंफॉर्मेशन चाहिए ना कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है। जिसमें भी चल रहा है उसके लिए हम बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक एक साल के टुकड़ों में। जैसे कि आपने आज बिजनेस ओपन करा, आज से सही 1 साल के बाद 1 अप्रैल 2024 को ये बिजनेस शुरू हुआ था। सही 1 साल के बाद 31 मार्च 2025 वाले दिन आपको यहां पर बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करनी पड़ेगी, अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, जिससे कि आपको यह पता चल सके कि आपका बिजनेस फायदे में है या नुकसान में है। तो यही हमें मेथड समझाता है कि अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है कि समय समय पर, हर एक साल के गैप पर आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करनी चाहिए, जिससे कि आपको पता लग सके कि आपका बिजनेस फायदे में है या नुकसान में है। नेक्स्ट आता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। इसके अंदर ये प्रिंसिपल बताता है कि हमें अकाउंटिंग करते टाइम कोई भी चीज नहीं छुपानी चाहिए, हमें सारी चीजें वहां पर डिस्क्लोज करके रखनी चाहिए। मान लो बिजनेस चल रहा है और बिजनेस के ऊपर कोई केस भी चल रहा है, तो हम मार्केट में इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा उस चीज को मतलब एक तरफ रखते हुए हमें यह ध्यान में रखना है कि हमें ये चीज भी मेंशन करनी है कि हमारे बिजनेस पे कोई लॉस वो चल रहा है, केस चल रहा है, ठीक है, या बिजनेस का कोई भारी भरकम नुकसान हुआ है तो उसको भी छुपाना नहीं है, उसको भी बताना है। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता ही है कि हर चीज बताओ, कुछ भी मत छुपाओ, कोई भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपको नहीं छुपानी है। नेक्स्ट आता है बच्चों प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेज। ये सिंपल सा कहता है कि जितने भी प्रॉफिट हैं, जो होने वाले प्रॉफिट है, अभी हुए नहीं है, होने वाले प्रॉफिट हैं, उनको आपको बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करना। लेकिन जो फ्यूचर में होने वाले लॉसेज हैं, नुकसान है, उनको आपको अभी से ही दिमाग में रखते हुए चलना है, उनको अभी से ही आपको रिकॉर्ड करते हुए चलना है कि ये नुकसान मुझे हो सकता है। तो यहां पर ये प्रिंसिपल हमें सिखाता है प्रॉफिट जब होगा तब देखेंगे, लेकिन अगर लॉस होने की कोई संभावना है तो उसे अभी देखते हुए चलो, उसे बात पे मत टालो, ठीक है, उसकी अभी से ही तैयारी करो। नेक्स्ट 7th पॉइंट आता है, इसमें कहते हैं 5th, सॉरी ये आगे पीछे हो गया नंबर, कोई बात नहीं। मटेरियलिटी प्रिंसिपल, यानी कि आपके लिए शायद जो चीज मटेरियल हो वो किसी दूसरे बंदे के लिए मटेरियलिटी प्रिंसिपल वहां पर ना काम करता हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप मानकर चलो आपका 100 रुपये का नोट अगर गिर जाए तो आपको दुख होगा, 110% दुख होगा। हो सकता है कोई अमीर इंसान, वही जो थर्ड पार्टी जिसको मैं बोल रहा हूं, उसके लिए वो 100 रुपए की कीमत इतनी ज्यादा मैटर ना करती हो, उसे फर्क भी ना पड़े वो 100 रुपये गिरने का, होने का। तो यही मटेरियलिटी प्रिंसिपल सिखाता है कि आपकी नजरों में, आपके बिजनेस के हिसाब से अगर आपको लगता है कि आपका ये छोटा सा खर्चा, चाहे वो 10 रुपए का भी है, मटेरियल है, तो आपको उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। मटेरियलिटी प्रिंसिपल हमें यह सिखाता है। यहां पर तो खैर कुछ और एग्जांपल दे रखा है, रिपेयर ऑफ लैपटॉप फॉर अस। देखो हम रिपेयर करा रहे हैं, लैपटॉप करा रहे हैं, मान लो 2-4-5 हजार रुपए लग गए लैपटॉप में, तो भैया हमारे लिए तो एक खर्चा है, अच्छा खासा अमाउंट है 5,000 रुपए, लेकिन अंबानी सर के लिए वो 5,000 पे ध्यान भी नहीं देंगे, वो सोचेंगे भी नहीं उसके बारे में, हटाओ इसको, रहने दो, खामा जगह भरी जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, इसको छोड़ो। नेक्स्ट आता है बच्चों कॉस्ट और हिस्टोरिक कॉस्ट प्रिंसिपल। ये कहता है कि मान लो आज मैं मार्कर खरीद कर लेकर आया, इसकी कीमत मार्केट के अंदर 10 रुपए है और कल को इसकी कीमत 5 रुपए हो जाए या 8 रुपए हो जाए, तो जिस दिन आपने जितने रुपए का खरीदा है उतना ही अमाउंट आपको लिखना है। ऐसा नहीं है कि आज आपने 10 का खरीद कर लेकर आए, कल इसकी वैल्यू चेंज होकर 8 रुपए हो गई तो आप फिर उसको चेंज करके 8 कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। तो जो हमारा हिस्टोरिक कॉस्ट प्रिंसिपल है वो यही सिखाता है कि जितने की चीज है, जितने में आपने खरीदी है उतना ही रिकॉर्ड करोगे। कल को अगर उसकी वैल्यू में गिरावट भी होती है, मतलब कल को मार्केट वैल्यूज की चेंज भी होती है, तो इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट आता है बच्चों मैचिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल। ये सिंपल सा प्रिंसिपल कहता है कि जिस साल रेवेन्यू जनरेट करा उसी साल उसी रेवेन्यू के खर्चे भी आप रिकॉर्ड करोगे। तो ये मैचिंग प्रिंसिपल हमें समझाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका ये साल चल रहा है, ठीक है,
और ये पिछला साल है। अभी आपने इस साल के अंदर 10 लाख रुपए का रिवेन्यू जनरेट कर दिया। पिछले साल का आपके पास कुछ ऐसे गुड्स पड़े हुए थे जिनकी कॉस्टिंग मतलब जो एक्सपेंस करके आप 4 लाख रुपए के लेकर आए थे, वो पिछले साल नहीं बिके, लेकिन इस साल के 10 लाख रुपए की सेल के अंदर वो 4 लाख रुपए के पिछले साल के गुड्स भी हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 लाख रुपए इस साल का रिवेन्यू दिखाना पड़ेगा, ये 4 लाख रुपए का जो पिछले साल खर्चा करा था वो इस साल भी आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है मैचिंग प्रिंसिपल। जिस साल का रिवेन्यू हो रहा है उसी साल उसका एक्सपेंस भी आपको दिखाना पड़ेगा। चलिए 8 प्रिंसिपल हो चुके हैं बच्चों। 9th, ड्वेल एस्पेक्ट और ड्वेलिटी, यानी कि हर ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होते हैं। आप जब भी ट्रांजैक्शन करना सीखोगे उसके 2 एस्पेक्ट आपको दिखाए जाएंगे, एक होगा डेबिट और एक होगा क्रेडिट। आपके सामने लिखे भी आप देख सकते हो, एक होगा डेबिट दूसरा होगा क्रेडिट, और बराबर अमाउंट पर। ऐसा नहीं है एक जगह कुछ और दूसरी जगह कुछ। एग्जाम्पल देता हूं आपको, रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो आपने फर्नीचर खरीदा। कितने रुपए का फर्नीचर खरीदा? 1 लाख रुपए का। ठीक है जी, 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा। अब 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदने के लिए आपकी फर्म के अंदर कितनी बातें हुई? एक तो फर्नीचर आएगा और दूसरा आपकी जेब से क्या जाएगा? कैश जाएगा। भाई जेब से पैसा निकाल के दोगे तभी तो वो सामने वाला फर्नीचर भेजेगा। तो आपके पास क्या है? फर्नीचर। आपकी जेब से क्या गया? कैश। अब क्योंकि फर्नीचर भी एसेट है, आपको सेकंड चैप्टर के अंदर ये बात पढ़ाई गई है, और कैश भी एसेट है, ये बात आपने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ी हुई है। फर्नीचर भी आपकी एसेट और कैश भी आपकी एसेट। फर्नीचर आपके फर्म के अंदर आ रहा है और कैश आपकी फर्म से जा रहा है, तो हो गए ना 2 इफेक्ट। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल इसी को बोला जाता है। आई होप समझ आया होगा आपको बढ़िया तरीके से। आप जब भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे उसके 2 पहलू निकल कर आएंगे, सीखेंगे ये सारी चीजें आगे देखेंगे। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, सर ये क्या कहता है? सर ये कहता है कि मान लो आपने सेल करी फरवरी 2018 में और आपको पैसा रिसीव हो रहा है मई 2018 को, तो ऐसा नहीं है कि जब पैसा रिसीव होगा तभी आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे। आपकी अगर सेल हो चुकी है फरवरी 2018 में तो आपको उसी टाइम अपनी डील दिखा देनी है कि भैया डील डन हो गई है, पैसा बाद में जब भी आएगा, जिस तारीख को आएगा वो तब की तब देखी जाएगी, लेकिन हमने माल बेच दिया, उधार बेचा, कैश में बेचा, हमने बेच दिया। ठीक है, तो ये कहता है हमसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। बड़ा सिंपल है, आपको कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है पहले, तो उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए मुंह जबानी कुछ नहीं देखा जाएगा, ये देखा जाएगा कि आपके पास क्या उसका एविडेंस है जो ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हवाओं में कोई काम नहीं चलने वाला। आपने मान लो 100 रुपए की किताब भी खरीदी तो उसकी भी रिसिप्ट आपके पास होनी जरूरी है। आप उसका एविडेंस जब तक वहां नहीं शो कराओगे तब तक वो चीज रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। अगर करोगे तो भैया फिर वो तो धोखाधड़ी में आ जाएगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं बच्चों? ये सिंपल एक ऐसी गाइडलाइंस है, ऐसी रूल बुक है जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते समय इसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इसको बोला जाता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, GAAP। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको ही फॉलो करा जाता है अपनी प्रेजेंटेशन में। किसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हम इसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये आए कहां से? ये दिए हैं हमने, दे आर इशूड बाय काउंसिल ऑफ ICAI, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के तहत ये हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स दिए गए हैं और ये बहुत मैंडेटरी हैं, इनको यूज करना, इन्हीं रूल्स को यूज करके हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करनी है। अच्छा, कितने तरीके के हमारे पास ऐसे स्टैंडर्ड हैं, जैसे कि पहला है IFRS, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। दूसरा है IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तीसरा है INDAS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड हैं जिनकी रूल बुक, जिनके रूल्स को हम यूज करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में शायद इतना ही था, बाकी चेक कर लेता हूं आगे कुछ बचा तो नहीं है। हाँ बस, अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको जाओ क्लिक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, और अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी आपका ग्रुप है उसके अंदर शेयर भी करो,
जिससे और बच्चों की भी हेल्प हो सके। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो नोट्स पे मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, उस पर आप डायरेक्ट मैसेज करके मुझे अपनी कोई भी परेशानी बता सकते हैं, जो भी आपकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसमें आपकी मदद करने की। तो चलिए बच्चों, चैप्टर 3 अकाउंट्स क्लास 11 का हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अकाउंट्स क्लास 11 के नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।